हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए सेट नंबर 2। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले वाला आपने सेट 1 देखा होगा, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया था। 50 एमसीक्यू आपको डेली बेसिस पे ये मिलेगा और वॉल्यूम 1 है, क्योंकि हर 10 सेट के बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो सम्राट हर्षवर्धन जो थे अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि हर्षवर्धन थक चुका था। थक यानी यहाँ से हम कहेंगे कि थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। थानेश्वर से कन्नौज, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिए कि बताइए कि किसके अनुसार, यानी किसके अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नाश्वर है। सब कुछ क्षणिक और नाश्वर है, किसके अनुसार? तो बौद्ध के अनुसार ये ब्रह्मांड जो है वो सब कुछ क्षणिक और नाश्वर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ राइटर हैं और एक तरफ उनकी जो रचना है वो हमें यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच हो पाता है और उसके बाद आप गेस करिए राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर पाणिनि का देखें तो पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी इनका है, यानी फर्स्ट का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ही है जो कि हमें मिल रहा है, फर्स्ट का 3। बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे बी का फर्स्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो कामसूत्र जो है उसका यहाँ पे वत्सायन हो जाएगा। उसके बाद कलहण, जो कि कलहण का हम देखेंगे तो सी का 4 के साथ यहाँ पे देखिए सी का 4 चाणक्य, अर्थशास्त्र को चाणक्य यानी कौटिल्य जो कि विष्णुगुप्त कह सकते हैं। रास्तरंगिणी के लेखक जो कि कलहण थे। तो कुल मिलाकर सही आंसर ऑप्शन ए हुआ नहीं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य जो कर था वो कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, यानी जो धर्मशास्त्र है उसके अनुसार हम अगर देखेंगे तो जो कर हुआ करता था कितना था? तो उपज का छठा भाग कर के रूप में इस्तेमाल होता था। धर्मशास्त्रों में यही बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि विधायी शक्तियों का विवरण जो है वो आर्टिकल 245 ऑप्शन डी होगा। 245 ऑप्शन डी। देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बताता हूँ। अब आर्टिकल आपको थोड़ा सा हट कर याद रखना है। जैसे पहले जो होता था नॉर्मली 123, 213, 342, 343 इस तरह से पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा हट करके पूछा रहे हैं, जिस पर हम ज़्यादातर फोकस नहीं करते थे। तो अब कुछ आप उन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते चलिए जो हम पहले नहीं देखते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया। संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता, संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जाना है। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, बताना है कौन सा सही है। तो दोनों कथन को पढ़िए और गेस करिए सही आंसर क्या बनेगा। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने आपको बढ़ता घटता पे आधारित क्वेश्चन बताए थे, करीब 20 से 25 क्वेश्चन आपको साइंस के बताए हैं, और उस वीडियो से ही सिर्फ और सिर्फ आपको हर एग्जाम्स में 2 प्रश्न तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा बढ़ता घटता पर आधारित प्रश्न बाय ऑनलाइन स्टडी ऑन, आपको मिल जाएगा। तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर तापमान पर मतलब तापमान का प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग पर, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, अगर तापमान घटाते हैं तो वेग भी घटता है। लेकिन माध्यम के दाब बढ़ाने पर, दाब का ध्वनि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्वनि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है दाब बढ़ाने पर। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। दाब बढ़ाएंगे घटाएंगे ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक सही है, केवल और केवल एक को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? प्रसिद्ध वादक है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो हमारे चैनल पे आपको ये भी ट्रिक मिल जाएगा। तबला प्रमुख तबला वादक जो है उनका ट्रिक आपको ऑलरेडी हमने डाला है, तो आप वहाँ पे सर्च करेंगे। तबला वादक के रूप में यहाँ पे थे अल्लाह रखा तबला वादक, ऑप्शन सी होगा। पैंगोन झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पैंगोन झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गेस करिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पैंगोंग झील आपका पड़ता है लद्दाख के अंतर्गत, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा?
उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन सा मिलान गलत है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, देखिए एक्चुअली आपका 124 का फर्स्ट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद 124 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि गलत नहीं है, इसको सही मान लीजिए। तो यहाँ पे हम दोनों के दोनों पॉइंट्स को सही मान करके यहाँ पे कहेंगे कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी होगा, ना ही एक और ना ही दो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देश और राजधानी के साथ मैच करना है। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मिलाया गया है तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, बिल्कुल सही। रवांडा किगाली, ये भी सही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क, ये भी सही। और मकाऊ की जो राजधानी बंदरसिरी, ये गलत है, मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही होता है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसिरी होता है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टुअर्ट स्टोनी और ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? स्टुअर्ट स्टोनी और ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? गेस करिए। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई जो मशीन होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके होता है। तो इसमें हम देखते हैं रेडियो तरंग के साथ साथ चुंबकीय तरंग दोनों का इस्तेमाल होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ऑप्शन ए बन जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अगला प्रश्न कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग, ये हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट, श्रृंग होता है। इस दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है, ऑप्शन बी, वेवलेंथ। नेक्स्ट वन है कि प्रजातियों का, बताइए कि खाली स्थान उसके विकासवादी संबंधों को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंबित करता है, क्या करता है? प्रजातियों का वर्गीकरण, प्रजातियों का वर्गीकरण उनके विकास संबंधों को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन डी। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व पार्क है, ये बताइए कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गुजरात। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ गुजरात इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि पेपर गोल्ड जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड जो शब्द है हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार, यानी स्पेशल ड्राइंग रिपोर्ट्स जो होता है, सॉरी रिपोर्ट्स नहीं, राइट्स होता है, स्पेशल एसडीआर का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। तो इसको हम कहते हैं कि आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार, राइट्स। ठीक है। अगला प्रश्न, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है, गण देवता बहुत बार रिपीट हुआ है, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है? तो ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है, इसका ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है क्या होता है कि वातावरण या फिर जलवायु में परिवर्तन, और अंततः हम यह भी कहते हैं कि भूमंडलीय जो उष्मीकरण, यानी उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, ऊष्मा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इसमें मुख्यतः हम जानते हैं कि कौन कौन से गैस आते हैं, जैसे कि अगर ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत तो हम सबसे पहले तो जलवाष्प को रखते हैं, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, एक्चुअली नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस N2O, ठीक है। और जलवाष्प यहाँ पे होगा, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो 1 3 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 3 4।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है। तो यूएसए के संविधान से जो ग्रहण की गई है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी के सभी यहाँ से ग्रहण किया गया। तो ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जानते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है इसको नौलक्खा दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 299 लाइक्स का। अगर आप इससे कम करोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 299 लाइक्स आपको करने हैं इस वीडियो पर। अब चाहे कैसे भी करना है, लेकिन करना है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, और ये बात कही गई है आर्टिकल 33 के अंतर्गत। आर्टिकल 33 ऑप्शन सी। भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया। भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो कि सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1951 में, और इसी के अंतर्गत यहाँ पे भूमि सुधार अधिनियम को कह सकते हैं कि संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है, तो अच्छे से पढ़िए। पहला पॉइंट है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। अगला है कि इस कमीशन में 6 सदस्य थे जो कि सभी ब्रिटेन की सदस्य से मनोनीत सदस्य थे। ये गलत है, इसमें 6 सदस्य नहीं थे, इसमें 6 सदस्य नहीं थे, इसमें टोटल 3 सदस्य ही थे, 3 सदस्य ही थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत हो गया आपका ऑप्शन बी, जो कि असत्य। ठीक है, असत्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर, ये करेक्ट है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान आपका ये पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट सही होने की वजह से ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दक्कन पैसेज किसको किसको जोड़ता है या फिर किनके बीच स्थित है? तो ध्यान रखना है कि दक्कन पैसेज जो होता है वो आपका पड़ता है दक्षिणी अंडमान और यहाँ पे कह सकते हैं छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान यानी लघु अंडमान। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए। चाय के पौधे उगाने की डेपॉग विधि जो है, डेपॉग विधि विकसित हुई थी किस देश में? डेपॉग विधि किस देश में विकसित हुई थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, डेपॉग विधि का जो संबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से होगा, फिलीपींस से। फिलीपींस, ऑप्शन डी। फिलीपींस की राजधानी क्या होता है, कमेंट करिए। जुबैल बंदरगाह किस देश में स्थित है? जुबैल बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जुबैल बंदरगाह पड़ता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सऊदी अरब, जुबैल बंदरगाह। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन जो कि यहाँ पे सही है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है? तो बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करने वाला भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही है कि बिहार के साथ 3 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला झारखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों सही, दोनों सही हो गया। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि इन नीतियों को कालक्रम के शैक्षणिक विकास के अनुसार व्यवस्थित करें। इन नीतियों को कालक्रम के शैक्षणिक विकास के अनुसार व्यवस्थित करें। तो मेघालय के मिनट की बात करते हैं तो 1835 के साथ, वुड डिस्पैच 1854 के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले 1835 आएगा और एक के बाद दो ए और बी आएगा। ए और बी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। और सैंडलर जो कमीशन है 1917 के साथ, आप इसको जानते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा, ए बी सी। सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण के रूप में हम इसको जानते हैं?
तो सैंडस्टोन कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी शैल के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी होगा अवसादी शैल। चट्टान पर भी एक अलग वीडियो बना हुआ है, अलग ट्रिक के साथ मैंने आपको याद करा दिया, आप उसको देख लीजिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम 1936 से लेकर के जानते हैं 1943 तक कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन्हीं के समय में भारत छोड़ो आंदोलन घटना घटी थी और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू ने बताइए कि कब या फिर कह सकते हैं कहाँ पर आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था? मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो भिलाई की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। यहाँ पे सी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए कुछ समय के बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि आप लोग कल डिमांड आ रहा था 75 क्वेश्चन का। तो अभी फिलहाल देखते रहिए, करीब 5 से 7 जो पार्ट्स चले जाएंगे या फिर वॉल्यूम 2 के साथ हम आगे जब बढ़ेंगे वॉल्यूम 2 में तो उसमें क्वेश्चन 75 कर दिया जाएगा। स्पेशल 25 क्वेश्चन साइंस के, बाकी 50 क्वेश्चन जीके चीज का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन का ही सेट चला रहे हैं, तो आप इसको रेगुलर फॉलो करिए और वॉल्यूम 1 को अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए ताकि आप हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़ सकें। तो संगाई महोत्सव, आपको पता है कि सगाई करने के लिए मणि की आवश्यकता पड़ती है, यानी अंगूठी में मणि होना चाहिए। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, सगाई मणि के साथ होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, संगाई महोत्सव मणिपुर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शासक ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को ध्वस्त करके उसके ध्वंसांशों पर पुराने किले के अंदर किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था? किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था। तो किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण कराया गया था शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यही सब प्रश्न इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए कब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ के किले पर अकबर ने कब आक्रमण किया था? जो लोग बिहार एसएससी 3rd सीजीएल वाला हमारा जो बैच है एप्लीकेशन पे पेड कोर्स है, उसमें हमने करीब 10,000 से भी ज़्यादा MCQ का PDF डाला है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सभी PDF को आप पढ़ लीजिएगा, 100% क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। 100% थोड़ा सा कहना अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि आपको इससे सभी क्वेश्चंस में से ही देखने को मिलेगा, अगल बगल घुमा फिरा कर सभी क्वेश्चंस बनेगा। तो अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप निश्चिंत रहो कि जीके जीएस कैसे करना है। मैथ्स रीजनिंग भी हमने कराया है, मैथ्स आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया गया इसी कोर्स में, तो आप वहाँ से भी जाकर के मैथ्स पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1567। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अब इसकी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जल्दी से जाइए और अभी फिलहाल 399 का कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स फॉर्मेट में हमारे सारे PDF हैं, आप उनको प्रिंट आउट करा सकते हैं। अगला प्रश्न, हितोपदेश नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक बताइए कि कौन है? तो नारायण पंडित, ऑप्शन बी, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है हितोपदेश, ठीक है। भारत की देसी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत की देसी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सरदार पटेल और बीपी मेनन। सरदार पटेल और बीपी मेनन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है आपका 0.001 mm, ठीक है, ये याद रखिएगा, 0.001 mm, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत है। तो चौथी में हमने क्या बात किया था कि सीटों का आवंटन किया गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, देखते हैं किसके अंतर्गत आता है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अवशिष्ट है, तो ये बिल्कुल अंतर्विष्ट है, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स
किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ द इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक लिखा गया है वो वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा वीपी मेनन। अगला प्रश्न कि जड़ें विकसित होती हैं किससे? जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ें मूलांकुर से विकसित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक जो चिप होता है वो किसका बना होता है? चिप बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन। ऑप्शन डी। अब आप ये बताइए कि जो चिप है इसके आविष्कारक किसको माना जाता है? इंटीग्रेटेड जो सर्किट आईसी जो चिप होता है इसके आविष्कारक के रूप में किसको जानते हैं? कमेंट करके बताइए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग, दैभाग के रचयिता कौन है? दैभाग के रचयिता कौन है? कमेंट करिए। दैभाग के रचयिता कौन है? जिमुतवाहन, जिमुतवाहन। ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पहली बार सुना है, लेकिन यही आपको पढ़ना है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। जितने भी टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं स्टैटिक्स के या फिर जितने भी सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं आप उन सभी को पढ़ लीजिए। स्टील की कठोरता, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं, क्रोमियम। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट वन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब आयोजन की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुआ था। 1934 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1934। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे भोजन निर्माण करने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो पत्ते होते हैं, पत्ते में स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा जो कि पत्तों में मौजूद छिद्र होता है छोटा छोटा, जो कि आप सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे। उसी के द्वारा क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो बाहर के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ते CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसी स्टोमाटा से, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट है 299, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कंप्लीट ज़रूर करेंगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ हम वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट करिए ताकि हम भी आपको अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।